नमस्कार। टॉपिक चल रहा था आपका वॉइस एक्टिव से पैसिव। हाउ डू वी चेंज द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई हैव टोल्ड यू द रूल्स टू चेंज एनी सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। मैंने आपको कुछ नियम आप बताए थे कि कैसे हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हैं। यहां बात करते हैं, मैंने आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने के 4 नियम बताए थे। आई टोल्ड यू द 4 रूल्स हाउ do we change an active voice sentence into passive voice. The first rule is that we change the object of active voice into the subject of passive voice. The second rule is we write helping verb according to the tenses or according to the rule number second. And the third rule is we always write past participle means third form of the main verb in passive voice. And the fourth rule is we write preposition mostly by preposition, then we change the subject of active voice into the object of passive voice. These are the 4 rules. With the help of these rules we change an active voice sentence into the passive voice. Today we are going to study about the examples of passive voice, active voice. कैसे हम यहाँ एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलते हैं, ये यहाँ उदाहरण आज हम पढ़ते हैं। कुछ उदाहरण मैंने आपको कल भी करवा दिए थे, आज बात करते हैं। तो यहाँ एक्टिव वॉइस का एक उदाहरण लेते हैं। आई कैन डू इट। ये आपका एक एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में आई करता है, कैन आपका सहायक क्रिया यानी कि मॉडल है, डू आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ सहायक क्रिया नहीं है, और इट क्या है आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म है। तो यहां बात करते हैं ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलते हैं। पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आपका कर्म क्या है, इट। इसको हम कर्ता में बदलेंगे तो इट का कर्ता भी क्या होता है, इट। ये पहले नियम में। दूसरे नियम में क्या दे रखा है, सहायक क्रिया यानी कि मॉडल। और जब कोई मॉडल आती है तो हम उस मॉडल को जैसा है वैसा ही लिख करके पीछे क्या लगा देते हैं, बी। तीसरा नियम क्रिया की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, डन। और चौथा नियम बाय लगा करके आई का क्या हो जाता है, मी। इस प्रकार से चेंज होगा। आपको जो 4 नियम बताए थे वो 4 नियम आपको कंप्लीट करने हैं। पहला नियम, कर्म को कर्ता बनाइए। कर्म इट होता है, पहली सारणी में देखिए, इट इस कर्म का कर्ता क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, क्योंकि मी कर्म का कर्ता होता है आई, अस कर्म का कर्ता होता है वी, यू का होता है यू, हिम का होता है ही, हर का होता है सी, इट का होता है इट, देम का होता है दे, और कोई भी नाउन किसी भी संज्ञा का क्या होता है, कोई भी संज्ञा। नाउन होता तो नाउन ऐसे कैसे लिख देते। दूसरा नियम यहां है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यदि कुछ भी नहीं आती है तो मुख्य क्रिया के 2 रूप आते हैं, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का इजारम, सेकंड फॉर्म का वॉज वन। इजारम आईएनजी आता है तो बी, वॉज वन आईएनजी आता है तो भी बी, हैजर थर्ड आता है तो बी, और हेड थर्ड आता है तो भी बी, विलेव सेलेव थर्ड आता है तो भी बी। और इसके अलावा यदि आपको कोई मॉडल आती है तो हम मॉडल को लिख करके पीछे क्या लगाते हैं, बी। तीसरा नियम है सहायक क्रिया। यहां डू की सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, यहां डू सहायक क्रिया न होकर के मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म कौन सी है, डू की, डन। और चौथा नियम बाय लगा करके आई का क्या हो जाएगा, मी। अगला उदाहरण लेते हैं।
ही मस्ट ओबे हर। ये सेंटेंस है। पैसिव में बदलोगे तो ध्यान दीजिए, ही तो आपका सब्जेक्ट कर्ता, मस्ट क्या है, हो गई सहायक क्रिया यानी कि मॉडल, ओबे क्या हो गया, मेन वर्ब, और हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो हर का क्या हो जाता है, शी हो जाता है। मस्ट मॉडल है तो मस्ट का क्या लिख देते हैं, मस्ट मॉडल है ये, और पीछे क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तीसरा नियम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड, और चौथा नियम बाय लगा करके ही का कर्म क्या हो जाता है, हिम में बदल देते हैं। और उदाहरण देते हैं, शी वॉज कैचिंग द स्ट्रे एनिमल्स। ये तो हो गया आपका कर्ता, ये हो गई आपकी क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ये हो गया आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। कभी कभी कर्म बड़ा आ जाता है, जैसे कि इसमें कर्म तो मुख्य रूप से कौन सा है, एनिमल्स यानी कि जानवर। नाउन है, नाउन का नाउन लिख देंगे, लेकिन इस नाउन संज्ञा से पहले क्या आ गया, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को साथ में ही ले आते हैं। जानवरों का ये विशेषता बता रहा है कि वो जानवर कैसे हैं, आवारा हैं। तो यहां पैसिव में जब आप बदलोगे तो किस प्रकार बदलोगे, द स्ट्रे एनिमल्स, द स्ट्रे एनिमल्स। अब यहां सी के साथ वॉज है तो यह बहुवचन आ गया, क्या लगा देंगे, वर्ब, और पीछे क्या लगा देंगे, बीइंग, क्योंकि आईएनजी आया हुआ है। कैच की थर्ड फॉर्म, तीसरा नियम कॉट, और चौथा नियम बाय लगा करके शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये आप इनको कॉपी कीजिए, उतारिए, वीडियो को पॉज कीजिए, या आप स्क्रीनशॉट भी इसका आराम से ले सकते हो। ओके डियर्स, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बच्चे के, दो बच्चों कमेंट्स आए थे, सर स्क्रीनशॉट लेने दो और थोड़ा सा साइड मत जाया करो, तो मैं साइड मत जाता हूं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। यहां बात की जा रही थी वॉइस चेंज करने की, ये आपको चेंज करना है। रूल नंबर 5, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस नेगेटिव हो, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, तो हम यहां पैसिव वॉइस को भी कैसा बनाते हैं, नकारात्मक बनाते हैं। ओके डियर्स, यहां आपका जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, नेगेटिव हो तो पैसिव वॉइस को भी नेगेटिव बनाते हैं, और
मेन वर्ब से पहले नॉट लिखते हैं। ये आपका रूल नंबर 5। मैं एक उदाहरण यहां देता हूं। रमन डिड नॉट राइट ए बुक। रमन ने एक पुस्तक नहीं लिखी। ये आपका सेंटेंस है किसका? एक्टिव वॉइस का। यहां नॉट किससे पहले आया है? मुख्य क्रिया से पहले ही। ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसा मत समझो कि सहायक क्रिया के बाद नॉट, ऐसा समझो कि मुख्य क्रिया से पहले क्या आया हुआ है? नॉट आया हुआ है। कारण क्या है कि यहां कभी कभी जब कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक होता है, तब हम बात करते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है कि सहायक क्रिया बहुत पहले आ जाती है और सहायक क्रिया के जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं? मेन वर्ब आती है। लेकिन इंटरगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक आता है तो पहले आपको क्या आएगी? सहायक क्रिया, फिर आएगा आपको कर्ता, फिर आपको लिखना होता है नॉट और फिर आपको लिखना होता है मेन वर्ब। यानी कि नॉट का प्रयोग हम कहां करते हैं? मुख्य क्रिया से पहले। आपको ऐसे समझना है। तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस को आप यदि पैसिव वॉइस में बदलोगे तो रमन ये कर्ता हो गया। इस कर्ता के बाद आपका जो यहां पहला नियम है वो क्या है? कर्म को कर्ता बनाएंगे। कर्म कौन सा है? ए बुक। फिर क्या लिखेंगे? यहां सहायक क्रिया कौन सी है? डिड और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, या आप कह सकते हो यहां मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, एक वचन, ए बुक वॉज। फिर क्या लगा देंगे? नॉट। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटर्न। और चौथा नियम बाय रमन का क्या हो जाएगा? बाय रमन। इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद आपको एक उदाहरण और लेते हैं। He had not arrested me. उसने मुझे गिरफ्तार नहीं किया था। कर्ता ये आपकी सहायक क्रिया और नॉट ये आपका मुख्य क्रिया मेन वर्ब, ये हो गया मी। इस मी को क्या बनाएंगे आप? कर्ता बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। सहायक क्रिया क्या है? हेड, तो आप हेड का हेड लिखेंगे। पीछे क्या लगा देंगे? नॉट, हेड नॉट। फिर क्या लिखेंगे? बीन। सहायक क्रिया ध्यान रखिए, मैं फिर बता रहा हूं, हैज, हैव, हैड और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आने पर आप क्या लगाओगे? हैज, हैव, हैड के बाद में बीन। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं लगाना है इसमें कि आई हैड बीन नॉट अरेस्टेड, नहीं। ध्यान दीजिए, ये नहीं लिखना है कि आई हैड बीन नॉट अरेस्टेड, आई हैड नॉट बीन अरेस्टेड, ये लिखना है। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में प्रश्न हो सकता है, सर थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि नॉट जो है, लिखा नहीं, बताया था कि नॉट का प्रयोग यहां सहायक क्रिया के बाद करने के बजाय दिमाग में ऐसा रखो कि मुख्य क्रिया से पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जबकि अभी क्या आएगा? यहां अरेस्टेड आएगा और अरेस्टेड जो है क्या है? आपका मुख्य क्रिया। और हमने यहां अरेस्टेड से पहले नॉट का प्रयोग नहीं किया है, हमने किसका प्रयोग किया है? बीन का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माय डियर्स कि यहां बीन जो है वो स्वयं मुख्य क्रिया का काम करती है। ध्यान दीजिए, बी, बीइंग, बीन, ये क्या है? मुख्य क्रिया का काम करती है। सहायक क्रिया तो हेड है। सहायक क्रिया तो केवल कौन कौन सी होते हैं? इज,
आर एम वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, ये होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हैज बीन सहायक क्रिया, हैव बीन सहायक क्रिया, हैड बीन सहायक क्रिया, इज आर एम बीइंग सहायक क्रिया, नहीं। बी बीन बीइंग ये क्या होती हैं, मुख्य क्रिया का काम करती हैं, मुख्य क्रिया ही होती हैं। अरेस्टेड हो गया। अब इसके बाद अगला नियम है बाई लगा करके ही का कर्म क्या हो जाएगा, हिम। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बनेगा। आप इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं रूल नंबर 5 पर। मैं साइड में जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ ही इसको उतारने का प्रयास करें, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां बात की जा रही है आपके रूल, आपके नियम कितने हो गए हैं, यहां 5। नंबर 6, छठवां आपका नियम आता है, आशा करता हूं आपने उतार लिया होगा। छठवां आपका नियम आता है रूल नंबर 6। छठवें नियम में कौन सी चीज आपको लिखनी है, यदि एक्टिव वॉइस में अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यानी कि कर्ता हो तो इन्हें पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां लिख सकते हैं, इफ देयर इज any unimportant subject in active voice, we do not write it in passive voice as an ऑब्जेक्ट, तो हम इसे किसी ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी कर्म के रूप में पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। अब मैं यहां कुछ महत्वहीन कर्ताओं को लिख देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, दो अपने यहां क्या कहते हैं, आपका प्रोनाउन सर्वनाम है वी और दे। इसके बाद बात करते हैं वी और दे के अलावा यहां हैं, जैसे कि everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, people, all people, police, गवर्नमेंट इत्यादि।
ये आपके इस प्रकार के कर्ता हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं, यानी ये कर्ता के रूप में आएंगे एक्टिव वॉइस में, और कर्म के रूप में इनको नहीं लिखते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं वी आ गया, दे आ गया, तो बाय अस और बाय देम नहीं लिखते हैं। एवरीवन आ गया तो बाय एवरीवन नहीं लिखते हैं। पीपल आ गया बाय पीपल नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से यदि कोई भी कर्ता आता है तो हम इन्हें यानी कि पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। ये महत्वहीन कर्ता कहलाते हैं, इनका पैसिव वॉइस में कोई महत्व नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान ये देना है, ये सेंटेंस गलत नहीं होता है। मान के चलिए आपने बाय लगा करके इनको लिख दिया तो आपका सेंटेंस गलत नहीं है। योर सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट, बट माय डियर्स, यहां इन कर्ताओं को जब हम कर्म के रूप में लिखते हैं तो इनका कोई महत्व होता ही नहीं है। दूसरी बात, यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में आता है तो ध्यान दीजिए, आपका सेंटेंस तो गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन दिया है तो सिर्फ इसीलिए दिया है, इसलिए आपको वो बाय लगा करके कर्म के रूप में नहीं लिखना है। क्या समझे कि ये सेंटेंस में यदि आप लिखते हो तो गलत आपका नहीं है, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि एग्जाम में प्रश्न आता है तो हमें बस यही पूछने के लिए तो प्रश्न आता है, यही जानकारी देने के लिए प्रश्न आता है कि क्या आप इस नियम को पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, कि इसका कोई महत्व होता ही नहीं है। मैं यहां आपको सेंटेंस लिखता हूं एक्टिव वॉइस का। जैसे people take tea in the morning, लोग सुबह चाय पीते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो करता है वो कैसा करता है, अनइम्पोर्टेंट यानी कि महत्वहीन करता। इसके बाद क्या आगे क्रिया, सहायक क्रिया समय दी हुई नहीं है। कर्म कौन सा है, टी, और इन द मॉर्निंग ये आपका क्या है, इत्यादि। तो यहां कर्म को उठा के लाएंगे, कर्म टी है तो टी का टी ही लिख देंगे इसको। ये कर्ता, ये क्रिया, ये कर्म सहायक क्रिया समय दी हुई नहीं है। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, यदि आपको इत्यादि शब्द आते हैं, कर्म का पता नहीं चलता है तो क्या व किसे का प्रश्न करते हैं। जैसे कि लोग सुबह चाय पीते हैं। क्या पीते हैं, चाय। क्या पीते हैं, चाय। कर्म कौन सा हो गया, चाय, लेकिन द वर्ड इज इन नाउन फॉर्म, सो यू विल राइट टी in place of T, यानी you will change the object T into the subject T, यानी कि नाउन का नाउन होता है, कर्ता मत लोगे। यहां सहायक क्रिया कुछ भी दी हुई नहीं है। तो मुख्य क्रिया को देखते हैं, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है। क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया इज आर एम, सेकंड होती तो क्या लिख देते, वॉज या वर्ब। इज आर एम आई एन जी होता तो हम क्या लिख देते, इज आर एम आई एन जी के साथ में बीइंग लगा देते, इज आर एम बीइंग। वॉज वर आईएनजी होता तो क्या लिख देते, वॉज वर बी। हैज हैव थर्ड होता तो क्या लिख देते, हैज हैव बीन लिख देते। मॉडल होता तो मॉडल लिख देते टी। इसके बाद क्या लिखोगे आप, टी इज टेक। तीसरा नियम, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। टी इज टेकन, फिर क्या लिखोगे, इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस बनेगा। ध्यान दीजिए आप, व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस एंड व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। क्या हिंदी होगा, देखिए, लोग सुबह चाय पीते हैं। ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस हो या नरेशन हो, एक्चुअल में दीज टॉपिक्स आर कनेक्टेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस।
ये वाक्य के ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हुए, रूपांतरण से जुड़े हुए। वाक्य का रूप चेंज होता है, वाक्य का भाव कभी नहीं बदलता है। जैसे कि लोग सुबह चाय पीते हैं, इसका हिंदी अर्थ है, और इसका हिंदी अर्थ है सुबह चाय पी जाती है। मैं आपसे कहता हूं, इस सेंटेंस को आप नहीं जानते, छोड़िए ऊपर वाले को, नीचे वाले को मैं आपको कहता हूं कि सुबह चाय पी जाती है, तो आप बता सकते हो कर्ता को कि कर्ता कौन है इसमें, किसके द्वारा पी जाती है चाय? लोगों के द्वारा पी जाती है। भाई सीधी सी बात है, जिसमें कर्ता ना हो करके भी आप लोग ये जानकारी प्राप्त कर सको कि काम करने वाला कौन है, तो उस कर्ता को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां मैं कह रहा हूं चाय, सुबह चाय पी जाती है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन पीता है सुबह चाय? इंसान ही पीते हैं, जीव जंतु थोड़ी पीते हैं कि सुबह सुबह जीव जंतुओं को लेकर के आप ट्रे लेकर के और कप वगैरह लेकर के जा रहे हो कि साहब हमारे भैंस को हम चाय पिलाने जा रहे हैं, बकरी को चाय पिलाने जा रहे हैं। नहीं, ये जो करता है इसमें पीपल है, इसके बिना भी पता चल रहा है कि यहां चाय पी जाती है। किनके द्वारा? लोगों के द्वारा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, पीपल प्ले फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कर्ता, ये क्रिया, ये कर्म, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आपका इत्यादि। कर्म को उठा के लाएंगे, क्या हो जाएगा? फुटबॉल। ओके, इसके बाद आप सहायक क्रिया है, कुछ भी नहीं है, प्ले मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, क्या लिख देंगे? इज, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। क्या हो जाएगी? प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड। और फिर क्या लिख दोगे? बाय पीपल नहीं लिखोगे। पहला नियम कर्म को करता, दूसरा नियम सहायक क्रिया, तीसरा नियम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, चौथा नियम बाय पीपल आप लिखोगे नहीं, क्योंकि ये क्या है? आपका महत्वहीन करता है पीपल, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। ओके, अब बात करते हैं अगली। यहां जो बात की जा रही है वो ये है कि आपको यहां बताया जा रहा है कि पूरे संसार में फुटबॉल खेली जाती है। इसका सेंटेंस करता है लोग पूरे संसार में फुटबॉल खेलते हैं। इसका अर्थ है पूरे संसार में फुटबॉल खेली जाती है। पूरे संसार में फुटबॉल खेली जाती है, इस प्रकार से है। यहां बात करते हैं इसकी, तो यहां इसमें पूरे संसार में फुटबॉल खेली जाती है, बिना इसके भी कर्ता के आपको पता चल गया कि काम को करने वाला कौन है। तो यहां काम करने वाला कौन है भाई? लोग ही। पूरे संसार में फुटबॉल कौन खेलता है? लोग ही खेलते हैं। जीव जंतु फुटबॉल खेलते नहीं कि बकरी फुटबॉल खेलती हैं। अगला सेंटेंस यहां लेते हैं, नो वन कैन डू इट। इसको कोई नहीं कर सकता है। नो वन कर्ता, कैन सहायक क्रिया, डू मुख्य क्रिया, और इट क्या हो गया? कर्म हो गया। इट कर्म को कर्ता बनाएंगे इट। ध्यान से पढ़ना इसको, ये सवाल आपका 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इट कैन सहायक क्रिया है, इसके बाद लगाएंगे बी। ओके, और फिर डू की थर्ड फॉर्म डन। अब बाय नो वन हम लिखेंगे नहीं, बाय नो वन लिखेंगे नहीं, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? गलत। क्यों हो गया गलत? क्योंकि ये सेंटेंस तो नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रहा है, जबकि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं दे रहा है। जैसे कि नो वन कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता है। इसका अर्थ करते हैं इट कैन बी डन, इसे किया जा सकता है। तो हम इसका नकारात्मक भाव देने के लिए हम सहायक क्रिया के बाद यानी बी से पहले क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। इट कैन नॉट बी डन, इसे नहीं किया जा सकता, मतलब किसी के द्वारा भी नहीं। हम इस नो वन को बाय नो वन लिखते,
मान के चलिए नो वन महत्वीन करता है, इसको हम बाय नो वन लिखते तो यहां नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि इट कैन बी डन बाय नो वन, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये नो वन है, ये आपका क्या है, महत्वीन करता है, इसको हम लिखते नहीं हैं, इसलिए नकारात्मक भाव को बनाने के लिए हमें सहायक क्रिया के बाद क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। ओके डियर्स, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और या फिर इसको उतारिए या वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कॉपी करो। ओके, उतारिए, मैं अभी 2 सेकंड का समय देता हूं आपको। ओके डियर्स, यहां बात की जा रही है वॉइस की। अगले उस पर आते हैं नियम पे कि वॉइस में नेक्स्ट रूल क्या है। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल इन वॉइस? देखिए, रूल नंबर 7, इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस उसमें भी पढ़ाया था, नरेशन में भी। इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ये उतारना है, अभी नीचे कुछ नहीं उतारना, मैं कुछ लिख रहा हूं। इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ये वाक्य किससे प्रारंभ होते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ये वाक्य आपके किससे प्रारंभ होते हैं, डू नॉट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ये वाक्य किससे प्रारंभ होते हैं, प्लीज या काइंडली प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ये वाक्य आपके प्रारंभ होते हैं लेट से, जो स्वयं मुख्य क्रिया की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ये ऐसे वाक्य हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां जब बात करते हैं तो इसमें ये भाव निकल करके आता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमेशा से मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से ही प्रारंभ होते हैं। क्यों? कारण क्या होता है इनमें? इनमें कारण होता है कि ये जो वाक्य होते हैं ये कोई ना कोई आदेश, कोई आज्ञा, कोई प्रार्थना, कोई सुझाव या कोई सलाह को प्रकट करते हैं। तो यहां मैं बात करूंगा वो है आपके 4 प्रकार के सेंटेंस। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस, डू नॉट सेंटेंस, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस और लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस। लेट में एक और होता है जो नरेशन में बताया था, लेटस, उसके बारे में भी हम यहां बात कर लेंगे। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में मैं आपको सीधा ही लेके चलूंगा, अधिक गुना करके नहीं। एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आपको ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस इत्यादि आएगा। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, बार बार इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस सच सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस एनी फीलिंग्स और एनी क्या कहते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, कोई भी भावनाएं ऐसी होती हैं जो आपको बताती हैं कि ये इसमें सुझाव दे रहा है, जैसे कि इसमें आपको कोई सलाह दे रहा है, जैसे कि इसमें कोई आदेश दे रहा है। तो ये ऐसी एक्सप्रेशन देती हैं, ऐसी फीलिंग्स देती हैं, ऐसी इमोशंस को देती हैं कि ये इमोशंस, ये फीलिंग्स जो होती हैं, ये एक्सप्रेशंस होते हैं, ये किसी आदेश या किसी सलाह या किसी प्रार्थना का जिक्र करते हैं। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 जो नियम है वो इसमें रोमन संख्या में डाल करके आपको लिखना है कि एक्टिव वॉइस कैसा होता है। ये स्ट्रक्चर आपको उतारना भी है
कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपको आएगा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, फिर इत्यादि आएगा। तो आप पैसिव वॉइस किस प्रकार की बनाओगे? पैसिव वॉइस में आप लेट लिखोगे सबसे पहले, LET, और लेट के बाद में फिर लिखोगे आप पीछे से ऑब्जेक्ट को लाओगे, और फिर लिखोगे बी, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को आप किस में बदल दोगे? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, और इत्यादि का क्या लिखोगे? इत्यादि। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। क्या ध्यान दिया कि सबसे पहले मुख्य क्रिया की फर्स्ट, उतार लिए साथ साथ, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। पैसिव वॉइस में क्या लिखोगे? लेट, ऑब्जेक्ट, बी, MB थर्ड, ETC। जैसे कि आप बात करते हैं यहां समझने का और प्रयास करना साथ साथ उतारने के, जैसे कि डू इट, इसमें करता नहीं है कुछ भी, नरेशन में बता चुका हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई भी करता नहीं होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई भी करता नहीं होता। वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। Imperative sentences are generally begins with the first form of the main verb, and these sentences express any feelings, any emotions of advice, order, suggestions, request, etc. यहां आ गया do। क्या है do? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है? it, इत्यादि इसमें दिया हुआ नहीं है। तो आप इसका पैसिव जब बदलोगे तो कैसे बदलोगे? लेट लिखोगे सबसे पहले, ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें? इट है, तो हम इट को लिख देंगे, फिर क्या लगाएंगे? बी, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? डन। ध्यान रखना साइकिल नहीं आएगी इसमें, डू मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसे करो, ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। लेट इट बी डन, फुल स्टॉप, इत्यादि नहीं है तो हम इसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे, इत्यादि नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब जैसे कि एक्टिव वॉइस में बात करते हैं, वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी दो, ये आपका सेंटेंस है। वाटर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है? द प्लांट्स। आप क्या लिखोगे? लिखोगे यहां, कैसे चेंज करो? लेट। कर्म क्या है? द प्लांट्स। फिर क्या लिखोगे? बी, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। वाटर की थर्ड फॉर्म माय डियर्स क्या हो जाएगी? वाटर। इस प्रकार से जैसे कि एक्टिव वॉइस आपका आता है, ओपन द डोर, ये ओपन क्या है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, इत्यादि नहीं है तो आप क्या लिखोगे? लेट, फिर द डोर, फिर बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओपन। चलिए इसको उतारिए, कॉपी कीजिए, या वीडियो को पॉज कीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला नियम है। मैंने बता दिया था इंपेरेटिव में 4 नियम लगेंगे यहां, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वाला, डू नॉट या डोंट वाला, प्लीज या काइंडली वाला, और लेट वाला। जिस प्रकार से आपके नरेशन में भी इसी प्रकार के नियम लगे थे, उसी प्रकार से। मैं साइड मट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हो सकता आपने ले भी लिया हो। यहाँ आगे बात करते हैं, कुछ बच्चों का यहाँ एक प्रॉब्लम और हो सकता है कि सर एक उदाहरण ऐसा भी दे दीजिए जिसमें इत्यादि दिया हुआ हो। एक सेंटेंस आप इस प्रकार का भी देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में, जहां आपका सेंटेंस कैसा हो? इत्यादि वाला। अधिकतर ये सेंटेंस में इत्यादि बहुत कम आता है,
फिर भी सेंटेंस तो इत्यादि हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि इसमें आगे ओपन द डोर जस्ट नाउ, ऐसे आ गए तो ये इत्यादि हो गया। कोई भी सेंटेंस ऐसे हो गया है, जैसे कि वाटर द प्लांट्स एट दिस टाइम, इस समय पौधों में पानी दो, ऐसे आ गए। जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं ब्रिंग इट टू देयर नॉलेज, ये आपका सेंटेंस है। इसमें आपका क्या कहते हैं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी दी हुई है, इसमें आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, इसमें आपका इत्यादि भी दिया हुआ है। किस किस प्रकार से इसको चेंज करोगे, देखिए यहां बात करते हैं पैसिव वॉइस की। कहां दिया हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड देयर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब दैट इज ब्रिंग, and the second or third form is bring, brought। इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है, it, और etc इत्यादि क्या हो गया, to their knowledge, क्या हो गया, to their their knowledge, knowledge। पैसिव वॉइस में आप बात करेंगे तो यहां क्या लिखोगे, let, कर्म कौन सा है, इट, फिर क्या लिखेंगे, बी, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट। ध्यान दीजिए यहां इत्यादि यदि आता है तो आपको भी पैसिव वॉइस में ईटीसी यानी कि इत्यादि कहां लिखना है, अंत में ही लिखना है, पीछे ही लिखना है। तो यहां लेट, कर्म कौन सा है, इट, और अपनी तरफ से क्या लगाओगे, बी, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे, ब्रॉट, और शेष क्या रह गया आपका, टू देयर नॉलेज, KNOWLEDGE। ध्यान रखिए KNOWLEDGE, इसको हम नॉलेज नहीं बोलते हैं, ये शब्द बोला जाता है नॉलेज, ऐसे ही COLLEGE, इसको हम कॉलेज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कॉलेज। इसी प्रकार से VILLAGE, इसको भी हम विलेज नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, विलेज। ध्यान रखना बहुत शब्द ऐसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट वी प्रोनाउंस दीज वर्ड्स इनकरेक्टली। हम इन शब्दों को बिल्कुल ही गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं। यू हैव टू माइंड दीज ऑल वर्ड्स, आप सभी को इन शब्दों की ओर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपका वॉइस का रूल नंबर 7 हो गया आपका दूसरे दिन। ओके डियर्स, अच्छे से पढ़िए, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। आपका विद इन आवर 1 घंटे में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके डियर्स, यहाँ मैं आपका वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।